सभी चिकित्सकों व आयुर्वेद प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सोमदत्त सैनी, एमएस आयुर्वेद फ्रॉम एनआईए जयपुर। सोम आयुर्वेदा महाशक्ति क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। जो चरक के पूर्वार्ध के नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मिक्स वाले जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जो 2000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, इसलिए वीडियो को लगातार देखते रहें और कंटिन्यूटी बनाए रखें। जो मतलब चरक पूर्वार्ध के जो मिक्स वाले क्वेश्चन है, वे 2000 से ज्यादा क्वेश्चन है, तो इनको पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और वीडियो को लाइक वगैरह शेयर में करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सारी वीडियोएं तुरंत मिलती रहेंगी उनका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि नियमन में नहीं है। नियमन में क्या नहीं है? तो सॉरी, नियम में नहीं है। नियम, तो नियम होते हैं जो क्या होते हैं, सोच संतोष जो होते हैं कि नियम में होते हैं सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो नियम में क्या नहीं है? सत्य नहीं है। सत्य नहीं है। नियम में क्या होता है? सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतुष्पाद प्रभव है। चतुष्पाद प्रभव है तो वह क्या होता है? शुक्र। चतुष्पाद प्रभव है और षडेभ्य रसेभ्य, रस 6 होते हैं उसमें, शुक्र में, और चतुष्पाद प्रभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतुष्पाद प्रभव का मतलब इसमें आकाश महाभूत नहीं होता है और बाकी 4 महाभूत होते हैं। तो स्वादु अहितकर रस माना है। स्वादु अहितकर रस, तो स्वादु अहितकर रस उसने माना है जिसने 4 रस माने हैं। अब 4 रस किसने माने? हिरण्याक्ष ने। हिरण्याक्ष ने 4 रस कौन से माने हैं? कि स्वादु हितकर और स्वादु अहितकर और अस्वादु हितकर और अस्वादु अहितकर, इस तरह 4 रस माने हैं हिरण्याक्ष ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आचार्य ने परोक्ष होने से अंग उत्पत्ति के संदर्भ में अपना मत नहीं दिया? ऐसा कौन सा आचार्य है जिसने बोला है कि अंगों की प्रथम उत्पत्ति होती है, इससे कोई हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई परवाह नहीं करनी चाहिए? तो ये बताया था मरीचि काश्यप ने कि परोक्षत्वात् इंद्रिय जो असर गर्भ में सबसे पहले कौन से अंग की उत्पत्ति होती है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ऐसा मरीचि काश्यप ने बताया। एक असन भोजन, एक असन भोजन क्या है? एक असन भोजन है सुख परिणाम करना। एक असन भोजन सुख परिणाम करना, सुख पहुंचाएगा। एक असन भोजन टाइम पे पच जाएगा, सब अच्छी भूख लगेगी, तो सुख परिणाम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विसर्गंधी मूत्र का त्याग करता है। कौन सा जो प्रमेह वगैरह है जिनमें मूत्र गंध विसर्गंध आती है? तो रक्त में आती है विसर्ग की गंध और मंजिष्ठा में है। तो आंसर चौथा होगा कि रक्त में है और मंजिष्ठा में, दोनों में विसर्गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजनम विधानम च यथा स्वयं युक्त्या। भोजनम विधानम च यथा स्वयं युक्त्या, भोजन का जो युक्ति पूर्वक भोजन का सेवन करें। कि जैसे ये आंसर है कि भोजनम विधानम से यथा स्वयं युक्त्या, उन्माद के लिए। कि जैसे मान लो कि उन्माद में वात उन्मादित वातनाशक भोजन करें और वातनाशक आहार विहार ने भोजनम विधानम से यथा स्वयं युक्त्या, और यथा युक्ति पूर्वक भोजन करें और दोषों के अनुसार, तो उन्माद से छुटकारा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोहित्यस्य असहत्वमिति। सोहित्यस्य असहत्वमिति किसका पूर्व रूप है? कि ज्यादा मतलब खाना खाया है, ज्यादा खा लिया है भरपेट, वह सहन नहीं हो रहा है, तन गया है पेट। तो ये कौन होगा? ऐसा कौन सा रोग है? तो ये किसका पूर्व रूप होगा? तो ये होगा गुल्म का। सोहित्यस्य असहत्वमिति, गुल्म का पूर्व रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषम विनत अंगुलिम अनअवस्थित पाणी पादम। कि अंगुलियां विषम हो जाएंगी, विनत अंगुलिम अनअवस्थित पाणी पादम, पैर हाथ पैर यूं ही उल्टा सीधा पटकेगा, तो वे कौन सा क्या होगा? विषम विनत अंगुलिम अनअवस्थित पाणी पादम, तो वो होता है वातज अपस्मार। वातज अपस्मार में हाथ पैर पटकेगा और विषम अंगुलियां हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी। विषम विनत अंगुलिम अनअवस्थित पाणी पादम। नेक्स्ट क्वेश्चन है घृत अपने किस गुण से पित्त को नहीं जीतता? घृत अपने किस गुण से पित्त को नहीं जीतता? तो घृत के जो गुण होते हैं, जो किस गुण से नहीं जीतता है पित्त को?
तो ये होता है मृदु गुण से नहीं जीतता है घृत, मृदु गुण। तो मृदु गुण से पित्त को नहीं जीतता है, क्योंकि घृत के गुण क्या होते हैं, विमान स्थान का जो प्रथम अध्याय है वहां पे बताए हैं कि घृत के गुण तो मंद, शीत और मधुर, मंद शीत मधुर, इससे ये पित्त को जीतता है, तो मृदु से नहीं जीतता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अति प्रवृत्ति व विमार गमन स्रोतो दृष्टि किस व्याधि में मिलती है। अति प्रवृत्ति होती है और विमार गमन, तो ऐसा तो कौन हो सकता है कि हैजा हो सकता है, विसूचिका, विसूचिका, हैजा, कोलेरा, ये होता है अति प्रवृत्ति। जो अति प्रवृत्ति या तो वमन, उल्टी दस्त ज्यादा भयंकर होंगे या विमार गमन होंगे, तो ये किस में मिलेगा, विसूचिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपतर्पण कर्म किसमें करेंगे। अपतर्पण मतलब शरीर को सुखाना है, शरीर को कमजोर करना है, कर्षण करना है। अपतर्पण तो उन्माद में तो करेंगे नहीं, पहली बात बड़ी हुई है। हृदय रोग में नहीं करेंगे, प्रमेय में अपतर्पण पहले ही उसमें ग्लूकोज निकल रहा है, तो किस में करेंगे, कुष्ठ में करेंगे। इसमें पानी को सुखाना है, कफ को सुखाना है, इसलिए अपतर्पण करेंगे किसमें, कुष्ठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नस्य कर्म का निषेध कौन सी ऋतु में है। ऐसी कौन सी ऋतु है जिसमें नस्य कर्म नहीं करना चाहिए, तो वह होगी हेमंत ऋतु, इसमें नस्य कर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केवल एक गुण किस महाभूत में पाया जाता है। तो जैसे एक गुण, एक गुण पाया जाता है आकाश में, आकाश में आकाश का गुण पाया जाता है, क्योंकि जो अन्योन्य प्रवेश होता है महाभूतों का, जैसे आकाश में आकाश गुण होता है, वायु में आकाश और वायु के गुण होते हैं, और अग्नि में अग्नि वायु आकाश के गुण, जल में जल वायु, जल अग्नि वायु आकाश के गुण, और पृथ्वी में पृथ्वी जल वायु अग्नि वायु आकाश, ये पांच महाभूत इस तरह से होते हैं, लेकिन आकाश में केवल एक ही गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक मतानुसार दद्रु किस त्वक में होता है। दद्रु, दद्रु होता है चरक के अनुसार जो चतुर्थ क्लास में होता है, और क्योंकि तृतीय क्लास में तो क्लास और सिद्म और क्लास होते हैं, सिद्म और क्लास, चरक के अनुसार चतुर्थ में दद्रु, दद्रु होता है। अलजी पांचवें में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतिसार में क्षीर का प्रयोग किस प्रकार का उपसे है। अतिसार में क्षीर का प्रयोग किस प्रकार का उपसे है। तो अतिसार में यदि अतिसार में तो दस्त लग रहे हैं और क्षीर भी विरेचन करवाता है, दस्त लगाता है, तो अतिसार में क्षीर का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, विपरीत, व्याधि के विपरीत अर्थकारी, व्याधि के विपरीत अर्थकारी, व्याधि विपरीत अर्थकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोक्ष है, मोक्ष पुनर्जन्म को बोलते हैं या अपुनर्भव को या दुख का कारण है। तो अपुनर्भव को मोक्ष बोलते हैं कि दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, जन्म मरण से छुटकारा, मोक्ष, अपुनर्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवृत्ति किसका कारण है। प्रवृत्ति, तो प्रवृत्ति होती है, ये दुख का कारण होगी प्रवृत्ति, निवृत्ति सुख का कारण। प्रवृत्ति किसी काम में प्रवृत्त होना या कोई भी संसारिक विषय वस्तु में प्रवृत्त होना दुख का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी अग्नियों को बल प्रदान करने वाली अग्नि कौन सी है। तो सभी अग्नियों को जो बल प्रदान करती है वह तो पाचका अग्नि ही होगी, पाचका अग्नि सभी अग्नियों को बल प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रत्यंग नहीं है, प्रत्यंग नहीं है, तो वंक्षण उदर सिर स्तन, तो सिर नहीं होगा प्रत्यंग, क्योंकि सिर तो अंग है, क्योंकि षडंगम अंगम इंद्रिया विज्ञानम इंद्रियाणी अर्थ पंचकम आत्मा चे से गुण से चिष्यंतम से हृदय से स्थितम। अच्छा वो हृदय है, जो ये एक होता है प्राणा प्राण भृताम यत्र आश्रिता सर्वेन्द्रियाणी से यदि उत्तम अंगम अंगानाम शिरस्तद अभिधीयते। सिर, सिर है जो अंग है और बाकी प्रत्यंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस के संबंध में सत्य कथन नहीं है। सत्य कथन क्या नहीं है। यह प्रत्येक धातु में 3000 कला तक ठहरता है, तो बाकी इसका स्थान हृदय है, ये ठीक है, इसका स्थान हृदय रस, इसका वहन 24 धमनियों से होता है, ये भी ठीक है, एक मास में शुक्र में परिवर्तित हो जाता है, ये भी ठीक है। ये प्रत्येक धातु में 3000 कला ठहरता है, ये ठीक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रलुप्त विसर्प व अर्बुद कौन सी धातु प्रदोषज रोग है। इंद्रलुप्त विसर्प व अर्बुद, तो ये होंगे
रक्त प्रदोषज रोग होंगे, रक्त प्रदोषज रोग, इंद्रलुप्त विसर्प अर्बुद, क्योंकि रक्त प्रदोषज विकार हैं जिसके श्लोक में बताया सूत्र स्थान के 28वें चैप्टर विधि से विविध असित पीति अध्याय में, जो बताया कि वक्षन्ते रक्त दोषजा कुष्ठ विसर्प पिडका रक्त पित्तम ऐश्रगदरे गुद मेड्र आसे पाकच्च प्लीहा गुलमो अथ विदर्धी नीली का कामला व्यंग पिपलव तिल काल का दद्रुष चर्म दलम शिवित्रम पामा कोठाश्र मंडलम। तो ये रक्त प्रदोषित विकार है, इंद्रलुप्त विसर्प और अर्बुद, क्योंकि वक्षन्ते रक्त दोष जा कुष्ठ, वक्षन्ते रक्त दोष जा कुष्ठ विसर्प पिडका, कुष्ठ विसर्प पिडका रक्त पित्तम ऐश्रगदरे गुद मेड्र आशे पाकच पिलिहा गुलमो अथ विदर्धी नीली का कामला व्यंग पिपलव तिलकाल का दद्रुष चर्म दरल चिवित्रम पामा कोठाश्र मंडलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यायाम में वात की वृद्धि होना किस प्रकार का सामान्य है। व्यायाम कर रहे हैं, वात की वृद्धि हो रही है, तो व्यायाम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कर्म, और कर्म कर रहे हैं तो कर्म सामान्य होगा, कर्म सामान्य, व्यायाम से वात की वृद्धि होना कर्म सामान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदान के अंत वे विसर्ग के प्रारंभ में बल की स्थिति होगी। आदान के अंत में वे विसर्ग के प्रारंभ में बल की स्थिति। आदान का अंत मतलब शिशिर बसंत ग्रीष्म आदान के ऋतु हैं, और वर्षा शरद हेमंत विसर्ग काल के। तो आदान का अंत क्या होगा, शिशिर बसंत ग्रीष्म में तो ग्रीष्म, और विसर्ग काल का प्रारंभ क्या होगा, वर्षा शरद हेमंत से वर्षा। तो ग्रीष्म और वर्षा में मनुष्य का बल कैसा होता है, तो वे न्यूनतम होता है, न्यूनतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महास्रोतस किस स्रोतस का मूल है। महास्रोतस तो यह है प्राण वह स्रोतस का मूल है, महास्रोतस प्राण वह स्रोतस का मूल। तो इस वीडियो में इतने ही, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में पहुंचने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आयुर्वेद को बढ़ाने में सपोर्ट करें, आयुर्वेद को आगे बढ़ाने में सपोर्ट करें। आदर्श चिकित्सा की और कदम बढ़ाएं, आदर्श चिकित्सा को सपोर्ट करें, आयुर्वेद को सपोर्ट करें, खुद अपने आप को सपोर्ट करें, और अपने शरीर के लिए आयुर्वेद को सपोर्ट करें, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने कुटुंब के लिए और पूरे विश्व के लिए आयुर्वेद को सपोर्ट करें। आयुर्वेद के सपोर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाले समय में आयुर्वेद ही जो रोगों से बचा पाएगा, जो प्रतिरोधक क्षमता जो खत्म होती जा रही है, जैसे कोरोना में जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम थी उनको ही वे ही ग्रसित हुए और उनको दुर्भाग्यपूर्ण बचा नहीं पाए। यदि आयुर्वेद का प्रयोग किया जाए तो भारत की वैसे भी विश्व में सबसे ज्यादा, जो हमारे देश की विश्व में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है, सबसे बेस्ट जो क्या है, जो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक अच्छी लीडरशिप किया कि जो विश्व में कोरोना काल में, और जो आयुर्वेद का जो प्रयोग करते ही हैं भारत में सबसे ज्यादा, तो इसलिए प्रतिरोधक क्षमता भी जो भारत देशवासियों की अच्छी है। और बाकी अभी थोड़ा इतना है कि इतना आयुर्वेद के बारे में इतना ज्ञान नहीं है, और सभी को नहीं है, कुछ हद तक है आयुर्वेद का ज्ञान। दादी नानी के जो नुस्खे होते हैं वहीं तक ही ज्यादा करके आयुर्वेद का ज्ञान जो सीमित है। यदि आयुर्वेद को जो हकीकत है, जो संहिता का ज्ञान है, उसको यदि बाहर लाया जाए और सबको समझाया जाए, जो सबके कि खून में ही आयुर्वेद समा जाए, इतना आयुर्वेद का प्रचार करना है, तब देखिए कि इतनी प्रतिरोधक क्षमता होगी कि जो बताते हैं कि आयुर्वेद में है, देखिए स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशमनम से, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। क्योंकि आयुर्वेद में जो बताया कि आयुर्वेदो अमृता नाम, आयुर्वेद अमृत है। अमृत क्यों है, जैसे मान लो आयुर्वेद में बताया कि आंवला है, आंवला वयः स्थापना नाम, आंवला आयु को नाश करने से रोकेगा, आयु को मतलब व्यक्ति को युवा बना के रखेगा, क्योंकि आंवला च्यवनप्राश में आंवला ही डलता है, इसलिए च्यवनप्राश क्या करता है कि युवा बनाए रखता है व्यक्ति को। जो च्यवनप्राश ने च्यवन ऋषि को पुनः नवयुवक बनाया था, इसलिए च्यवनप्राश का नाम च्यवन रखा है। इसमें 54 औषधियां हैं ऐसा नहीं है। च्यवनप्राश का नाम च्यवनप्राश इसलिए रखा क्योंकि जब च्यवन ऋषि थे
वे वृद्ध थे, उनकी आंखें जो एक फूट गई थी। बाकी फिर वे उनका एक विवाह हुआ था, एक नवयुवती स्त्री से विवाह हुआ। तो च्यवन ऋषि वृद्ध थे, तो अपनी वृद्धावस्था के कारण वे बहुत दुखी रहने लगे और बहुत परेशान थे। तो उनको दुखी देखकर जो अ, आकाश मार्ग से जो अश्विनी कुमार, जो देवताओं के वैद्य गुजर रहे थे, तो उनको च्यवन ऋषि पर दया आई, तो वे आकाश मार्ग से नीचे उतरे और च्यवन ऋषि से उन्होंने अपनी दुख का कारण पूछा। तो च्यवन ऋषि ने बताया कि जो वे वृद्ध हैं और उनका जो उनको ये जो एक नव युवती ने उनका वरण किया है, जो अब लेकिन जो वृद्धावस्था के कारण वे उनको जो सुख देना चाहिए वे नहीं दे पा रहे, इसलिए जो हम मेरा दुख का कारण यही है। तो अश्विनी कुमारों को इस पर दवा आई, दवा आने के बाद उन्होंने एक अवलेह, एक प्राश का निर्माण किया जिसका नाम है च्यवन प्राश। तो च्यवन प्राश उनको खाने के लिए दिया और वे पुनः नवयुवक हो गए। तो इसलिए च्यवनप्राश का नाम च्यवनप्राश है। इसलिए च्यवनप्राश को भी सेवन, मतलब च्यवनप्राश का प्रचुर मात्रा में सेवन करना चाहिए सभी को। च्यवनप्राश मतलब एक ज्यादा करके इसको सर्दियों में खाते हैं। ये मान के चलो कि जब से आंवले अब आने लगते हैं तब से अक्टूबर से लेकर और मार्च अप्रैल तक खूब च्यवनप्राश खाएं। बाद में अक्टूबर से लेकर मार्च अप्रैल तक तो खूब पर्याप्त मात्रा में खा सकते हैं इसको। एक मतलब 2-3 चम्मच भी खा सकते हैं। चरक ने बताया है जैसे और बाकी ऋतुओं में 1-2 चम्मच, 1 चम्मच खा सकते हैं, लेकिन इन ऋतुओं में भरपूर खा सकते हैं। चरक ने बताया च्यवनप्राश कितना खाना चाहिए। उसने चरक ने बताया कि अश्य मात्राम प्रयुंजित यो उपरिंध्यात ने भोजनम। च्यवनप्राश की इतनी मात्रा खाएं कि वह खाना खाने में अवरोध ना करे, कि च्यवनप्राश इतना खा लिया है अब खाना खाने की ही इच्छा नहीं होगी, बस इतना ना खाएं, बाकी भरपेट मतलब जितनी इच्छा हो उतना खा सकते हैं च्यवनप्राश को। तो च्यवनप्राश खाएं। कि च्यवनप्राश के बारे में बताया कि गुण बताए कि क्षीण छता नाम वृद्धा नाम बाला नाम च अंगवर्धनम। कि क्षीण जो राजकुमार टीवी से पीड़ित है, क्षीण छत जिनको चोट लगी है, बाला नाम बालकों के लिए और वृद्ध व्यक्तियों के लिए बहुत ही उत्तम रसायन है। क्षीण छता नाम वृद्धा नाम बाला नाम च अंगवर्णम। और श्वास का हरच विशेषण उद्देश्यते, श्वास रोग अस्थमा काश, श्वास काश हरच विशेषण उद्देश्य, श्वास और काश में इसका श्रेष्ठ उपयोग है। और बाकी इसको पुनः नवयुवक हो जाते हैं। प्रणति वाक सिद्धि प्रणति कांति जैसे ये बहुत जो लाभ मिलते हैं ये बाद में बताए जाएंगे ट्रीटमेंट के टाइम पे, च्यवनप्राश के गुण वगैरह रसायनों के गुण। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि आयुर्वेद एक अथाह सागर है, इसके बारे में जितना बोलो उतना कम है। तो आयुर्वेद का कोई अंत न आदि है तो न अंत है, ये अनादि है जो। तो इसलिए नेक्स्ट जो वार्तालाप, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होंगे। आज के लिए इतना ही। तो धन्यवाद। आयुर्वेद को बढ़ाएं, आयुर्वेद को सपोर्ट करें, आयुर्वेद को जानें, आयुर्वेद को अपने खून में समाएं, आयुर्वेद को अपने रोम रोम में समाने दें। तो धन्यवाद।